हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, आज अपन लेक्चर नंबर 33 स्टार्ट कर रहे हैं और जिसके अंदर अपन जो वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर है इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। अगर अपन बात करें पिछले लेक्चर की, तो पिछले लेक्चर मैंने आपको जो वर्क डन है उसके बारे में कंप्लीटली बता दिया था और वर्क डन है इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे को जो करवाने हैं वो मैं आपको आज करवा देता हूँ कंप्लीट। और उसके बाद में ये दो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन के बाद में अपन स्टार्ट करने वाले एनर्जी। ठीक है, तो दोनों बड़े शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से। एक चेन है जिसका द्रव्यमान कितना है m, इसकी लंबाई कितनी l है और इसका जो l/3 लंबाई का जो भाग है, यानी इसका जो 1/3 पार्ट है, इसका एक ही भाग है, वो एक क्षैतिज चिकनी टेबल से नीचे लटक रहा है। तो इस भाग को धीरे धीरे ऊपर खींचने में आवश्यक कार्य की गणना करनी है आपको। तो चलो मैं डायग्राम से समझा देता हूँ आपको बात को। देखो ध्यान से। जैसे मान के इसलिए ये अपने पास कोई टेबल है, ठीक है, और इसके बाद में इस टेबल पर है ना अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से कोई भी एक चेन रख रखी है अपन ने। अब इस चेन का जो 2/3 पार्ट है वो तो टेबल के ऊपर रखा हुआ है, इसका जो 1/3 पार्ट है वो इस प्रकार से नीचे की तरफ लटक रहा है अभी। यानी नीचे लटकने वाला जो भाग है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, l/3। तो इसका द्रव्यमान भी कितना हो जाएगा, m/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, m/3। ठीक है ना। अब इसको आपको क्या करना है, इस प्रकार से यूं पकड़ करके, इसको आप यूं पकड़ करके F फोर्स से इधर की तरफ खींच रहे हैं। तो इसको ऊपर खींचने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा ये आपको कैलकुलेट करना है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं खींचूंगा, अभी तो इसका योगदान से m/3 यानी m/3 द्रव्यमान है वो नीचे की तरफ लटक रहा है। तो आपको कितना बल लगाना पड़ेगा बताओ, m/3 इंटू जी। ठीक है ना, इतना फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे इसका थोड़ा सा पार्ट आप ऊपर की तरफ खींच लोगे तो इस स्थिति में नीचे की तरफ लटकने वाला जो द्रव्यमान है वो कम हो जाएगा, जिससे जो आवश्यक बल है उसका मान भी कम हो जाएगा। फिर थोड़ा सा और खींच लोगे तो रिक्वायर्ड फोर्स है वो और कम हो जाएगा। थोड़ा सा और खींच लोगे तो रिक्वायर्ड फोर्स है वो क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर अपने द्वारा लगाए जाने वाला जो बल है वो नियत नहीं है। कौन सा बल है बताओ, परिवर्ती बल है। कौन सा बल है, परिवर्ती बल। तो इस परिवर्ती बल के लिए आपको कार्य ज्ञात करना है। और आपको मालूम है कि परिवर्ती बल के लिए अपन कार्य कैसे ज्ञात करते हैं बताओ, इंटीग्रेशन से यानी समाकलन से करते हैं। तो क्या करते हैं देवदान से, देखो यहाँ पर ये अपने पास जो चेन है, इस चेन को यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपन कई सारे अल्पांशों से मिलकर के बना मान सकते हैं। और इन अल्पांशों के अंदर एक अपन ये अल्पांश इसकी कल्पना कर लेते हैं, ये अल्पांश हो गया कोई, ये अल्पांश हो गया जिसकी यहाँ से जो डिस्टेंस है, यहाँ से डिस्टेंस कितने देगी आपके पास y, और इस अल्पांश की जो लंबाई है, अल्पांश की लंबाई कितने देगी आपके पास dy हो जाएगी। इस अल्पांश की अपन बात करें, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी आपके पास है dy। अब देवदान से चेन की लंबाई कितनी l, तो l लंबाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपके पास m। तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपके पास m/l। अल्पांश की लंबाई कितनी हो जाएगी आपके पास dy, तो dy लंबाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा बताओ, m/l इंटू कितना हो जाएगा आपके पास dy। और इसको ही अपन क्या बोल देंगे, dm बोल देंगे। क्या बोल देंगे, dm। ये dm हो गया अभी। ठीक है। अब ध्यान से आप इस पूरी चेन को तो भूल जाओ, आप तो ये मान लो कि आप इस अल्पांश को ना यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जा रहे हैं। तो इस अल्पांश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य आपको कैलकुलेट करना भी। तो अपन बात करते हैं अल्पांश के लिए। अल्पांश के लिए जो कार्य वो कितना देगा आपके पास है dw। तो अल्पांश के लिए कार्य को अपन क्या लिख देंगे, dw, और dw बराबर कितना देगा आपके पास है dm इंटू कितना देगा आपके पास है g। ये तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, इसका वेट फोर्स हो गया। इसका बार बल कितना हो जाएगा अल्पांश का, dmg, नीचे की तरफ लग रहा है। और इस अल्पांश को अगर आपको ऊपर की तरफ उठाना है तो आपको ऊपर भी इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, dmg फोर्स लगाना पड़ेगा। भाई इसको अगर आपको उठाना है तो कम से कम इसके बार बल के बराबर फोर्स तो आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है ना। और इस अल्पांश का विस्थापन कितना हो जाएगा ऊपर की तरफ, y हो जाएगा। तो इंटू कितना हो जाएगा आपके पास में y। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि dw बराबर क्या हो जाएगा dm।
dm को अपन क्या लिख सकते हैं, m बटे एल इंटू कितना देगा आपके पास है g इंटू वाई इंटू क्या देगा आपके पास में dy। ये बात हो गई भी। तो ये तो इस अल्पांश को यहां से यहां तक उठाने के लिए किया गया कार्य हो गया। अब आपको पता है कि जो अल्पांश है वो कहां से कहां तक रखे हुए हैं, यहां से लेकर के यहां तक अल्पांश रखे हुए हैं। अब इस अल्पांश के लिए यहां से आप y माप रहे हो, तो इस अल्पांश के लिए y कितना हो जाएगा 0, और इस वाले अल्पांश के लिए y कितना हो जाएगा बताओ, l बटे 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, l बटे 3। तो अपन बात करते हैं कुल कार्य। तो कुल कार्य ज्ञात करने के लिए ये आपके पास है जो dw है, इसका अपन क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, m g बटे एल वाई डी वाई, इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे। कहां से कहां तक, y कितना हो जाएगा 0, यहां से लेकर के l बटे 3 तक। तो dw का इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या देगा आपके पास w बराबर, ये आपके पास हो जाएगा mg बटे एल, तो y का कितना होता है आपके पास में वाई स्क्वायर बटे 2, तो 2 को अपन यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद में वाई स्क्वायर, तो y की जगह अपन क्या पुट कर देंगे, देखो l बटे 3, तो l बटे 3 y की जगह पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा l स्क्वायर बटे 9, तो l स्क्वायर बटे 9 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास w बराबर क्या बन जाएगा बताओ, यह बन जाएगा एम जी एल अपॉन 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा 18। तो w बराबर कितना हो जाएगा आपके पास एम जी एल बटे 18। ये बात होगी भी, ये आपके पास का कार्य आ गया, ठीक है ना। तो अगर 1/3 भाग नीचे की तरफ लटक रहा है, तो इस स्थिति में किया गया कार्य कितना हो जाएगा बताओ, एम जी एल बटे 18 हो जाएगा। अब हो सकता है कि 1/3 भाग आपको दे दिया जाए, 1/4 भाग आपको दे दिया जाए, 1/5 भाग आपको दे दिया जाए, आपको कार्य ज्ञात करना है। तो बार बार अपन इंटीग्रेशन करने थोड़ा ना बैठेंगे, नहीं। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो ध्यान से। देखो शॉर्ट ट्रिक ये है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, किया गया कार्य ज्ञात करने के लिए W बराबर, आप तो ये देखेंगे नीचे की तरफ कितना द्रव्यमान लटक रहा है, नीचे की तरफ कितना द्रव्यमान लटक रहा है, m बटे 3, m g h, और h अपन किसका लेते हैं ध्यान से देखना, तो इसका जो सेंट्रोमास है, इसका मिड पॉइंट, उसकी हाइट यहां से मालूम कर लो। जो भी भाग लटक रहा है ना, इसका मध्य बिंदु, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, l बटे 3, तो मध्य भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी बताओ, l बटे 6 हो जाएगी। तो इसको अपन गुणा कर देंगे किससे, l बटे 6 से, ये आंसर आ जाएगा अभी। अगर इसको अपन सोल्व करेंगे तो कितना देगा आपके पास, एम जी एल बटे 18 आ जाएगा, एम जी एल बटे 18, ठीक है ना। ये चीज है। इसके बाद अगला क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है, इसको अपन देखते हैं। देखो, ब्लॉक के शीर्ष से तल तक आने में घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य, दोनों स्थितियों में आपको ज्ञात करना है अभी, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, जैसे ये आपके पास में कोई ब्लॉक है, और इस ब्लॉक का द्रव्यमान कितना देगा अभी, m हो जाएगा। तो इसके बाद इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ लग जाएगा mg, इस mg का इधर की तरफ तो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा, और इस mg का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपके पास, mg cos थीटा, और इधर की तरफ क्या बन जाएगा आपके पास, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n हो गया। mg साइन थीटा इसको नीचे की तरफ गति करवा रहा है, तो पीछे की तरफ क्या लग जाएगा, अभी फ्रिक्शन लग जाएगा, इसको अपन बोलेंगे F बोल देंगे। अब यहाँ पे ये 60 ऐसे 30 है, इसको मैं थीटा ही लेके चल रहा हूँ एक बार, थीटा के पदों में इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। उसके बाद में थीटा बराबर 30 और 60 पुट कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब दो ध्यान से, यहाँ पर आपके पास है जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है N, तो N बराबर कितना देगा, mg cos थीटा, ठीक है ना। और इसके बाद में जो फ्रिक्शनल फोर्स है F बराबर कितना देगा आपके पास, म्यू एन कितना देगा आपके पास, mg cos थीटा। ये घर्षण बल आ गया। अब ब्लॉक यहां से लेकर के यहां तक गति करता है, तो गति तो रही नीचे की तरफ, घर्षण बल लग रहा है ऊपर की तरफ, तो यहां से लेके यहां तक का विस्थापन निकाल दो। तो विस्थापन कितना देगा आपके पास में, दोनों से ये मान लो s हो जाएगा, इसका विस्थापन कितना देगा आपके पास s, इसकी लंबाई कितनी देगी, s हो जाएगी। तो यहां से अपन लिखते हैं cos थीटा से,
cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा आपके पास x बटे कर्ण कितना हो जाएगा आपके पास s हो जाएगा। तो इसका जो विस्थापन है वो क्या हो जाएगा s। तो s बराबर कितना हो जाएगा x बटे cos थीटा, ठीक है ना। अब यदि आपको कार्य ज्ञात करना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो बराबर कितना देगा भाई, बल गुणा विस्थापन। तो बल तो कितना देगा म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू विस्थापन कितना देगा एस, और एस बराबर कितना देगा आपके पास एक्स बटा कॉस थीटा, और वो भी माइनस का लग जाएगा। क्यों, क्योंकि घर्षण बल तो लग रहा है ऊपर की तरफ और ब्लॉक का विस्थापन हो रहा है नीचे की तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री, इस कारण से यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे अपन cos थीटा से cos थीटा को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास में WF बराबर कितना देगा आपके पास माइनस का म्यू एम जी इंटू क्या देगा आपके पास x हो गया, ये आ गया भाई। तो मैं ये कह रहा हूं कि चाहे आपके पास में एंगल 60 डिग्री है चाहे एंगल 30 डिग्री है, अब यहाँ पे cos थीटा से cos थीटा तो कैंसिल आउट हो चुका है, यानी इन दोनों स्थितियों में जो घर्षण बल है इसका कार्य थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा। तो अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो WF है वो थीटा पर निर्भर नहीं, यानी W वर्क डन बाय फ्रिक्शन फॉर 30 डिग्री एंड वर्क डन फॉर फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फॉर 60 डिग्री, ये दोनों सेम है, और ये आपके पास है माइनस का म्यू एम जी इंटू एक्स हो जाएगा भाई। और यहां पर मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि घर्षण बल के द्वारा किया गया जो कार्य है वो यहां पर आपके पास जो बेस है ना, जो आधार है ना, इस आधार पे डिपेंड करता है, इस आधार की लंबाई पे डिपेंड करता है, बेस की जो लेंथ है ना उस पर डिपेंड करता है बेटा, ठीक है ना। अब जैसे मान के चलिए यहां पर ये आपके पास में कोई भी एक नत्तल है, ठीक है ना, ये मैंने कोई नत्तल बना दिया इस प्रकार से, यूं लंबाई इसकी भी कितनी हो जाएगी आपके पास x हो जाएगी, और ये इस प्रकार से यहां से यूं होकर के यूं टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है ना। अब यहां से अगर मैं किसी भी ब्लॉक को रिलीज करता हूं, यहां से अगर मैं किसी भी ब्लॉक को रिलीज करता हूं और ये ब्लॉक जब बॉटम तक यहां तक पहुंचता है, तो इस स्थिति में इसके लिए जो कार्य है वर्क डन बाय फ्रिक्शन वो भी कितना देगा आपके पास में माइनस का म्यू एम जी इंटू क्या देगा एक्स हो जाएगा। मतलब यहां पे तो आपका जो पथ है वो कैसा सरल रेखी है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट है, सीधा है, और यहां पर जो पथ है वो कैसा भी वक्राकार है, यानी टेढ़ा मेढ़ा है। तो भी घर्षण बल के द्वारा जो किया गया कार्य है ना वो किस पे डिपेंड करेगा भाई, एक्स पे डिपेंड करेगा, बेस है ना आधार, इसकी लंबाई पे डिपेंड करेगा। पथ कैसा है, उसका कोण कितना है, इन बातों पे डिपेंड नहीं करता है। तो एक बहुत शानदार बात मैंने आपको यहाँ पे बताई है, तो इन सारी चीज़ों को बेटा आप नोट कर ले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर अपन जो कार्य है वो अपन कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। देखो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि बल और विस्थापन इन दोनों का जो अदिश गुणनफल है वो अपने को क्या देता है, कार्य देता है, यानी W बराबर क्या होता है एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर होता है। कई बार पार्टिकल प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक गति करता है, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश आपको गिवन होता है, तो अंतिम बिंदु की स्थिति सदिश में से प्रारंभिक बिंदु की स्थिति सदिश को माइनस करके अपन विस्थापन निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद उसका बल के साथ में डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणा करके अपन कार्य की गणना कर लेते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में जो मैंने आपको कार्य है उसके बारे में बता दें कि W बराबर क्या होता है एफ आर कॉस थीटा होता है, और थीटा की अलग अलग वैल्यू पे जो कार्य है वो कितना होता है वो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको ये बताई कि अगर कोई भी बल विस्थापन के लंबवत लग रहा है तो इस स्थिति में इसके द्वारा किया गया कार्य वो कितना होता है, जीरो होता है, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए थे। और फिर उसके बाद में मैंने आपको नियत बल और परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करवाया था। तो नियत बल का कार्य सिंपल फोर्स है उसका डिस्प्लेसमेंट के साथ में डॉट प्रोडक्ट करने से प्राप्त होता है, ठीक है ना, ये तो नियत बल का कार्य हो गया। फिर परिवर्ती बल का कार्य अपन ने डिस्कस किया था। अब जो बल है
वो स्थिति के सापेक्ष भी परिवर्तित हो सकता है। बल अगर स्थिति के सापेक्ष परिवर्तित होता है तो उसका कार्य अपन किससे निकालते हैं? इंटीग्रेशन से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? इंटीग्रेशन से, यानी समाकलन से निकालते हैं। या एफ और एक्स के बीच में अगर ग्राफ दे रखा है तो इसके नीचे का जो एरिया है वो एरिया कैलकुलेट करके अपन कार्य की गणना कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में अपना जो समय के सापेक्ष परिवर्ती बल है, तो समय के सापेक्ष जो परिवर्ती बल है उसका कार्य अपन किससे कैलकुलेट करते हैं? कार्य ऊर्जा प्रमेय की हेल्प से करते हैं। अब कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद में पढ़ाऊंगा, और उसकी हेल्प से अपन किस प्रकार से समय के सापेक्ष परिवर्ती बल का कार्य कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो अभी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है ऊर्जा, एनर्जी। तो क्या होती है ऊर्जा? क्या होती है भी? कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है, ठीक है ना। अब इस बात का मतलब क्या निकलता है कि अगर किसी भी निकाय के पास में ऊर्जा है तो वो कार्य कर सकता है, यानी उसमें कार्य करने की क्षमता है, ठीक है ना। यानी एनर्जी है वही किसी भी सिस्टम को कार्य करने के लिए केपेबल बनाती है। ओके, तो मैं लिख देता हूं, देखो ध्यान से। क्या होती है ऊर्जा? जो कार्य करने की क्षमता, जैसे किसी भी निकाय के पास में, कोई भी निकाय है, उस निकाय के पास में अगर ऊर्जा है ना, तो इस स्थिति में ये जो निकाय है ना वो कार्य करने में सक्षम है, ठीक है ना। कई बार अपने को क्या हो जाती है, भूख लग जाती है, तो अपने में एनर्जी नहीं रहती, तो फिर अपने काम करने की इच्छा नहीं होती है, ठीक है ना। क्योंकि अगर ऊर्जा ही नहीं है तो कार्य करने की क्षमता ही नहीं है, ठीक है ना। तो एनर्जी क्या होती है भी? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की जो क्षमता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। अब ये ऊर्जा कौन कौन सी होती है भी? ऊर्जा कई प्रकार की होती है। ऊर्जा कई प्रकार की होती है भी। सबसे इंपॉर्टेंट अगर अपन बात करते हैं तो एक तो होती है गतिज ऊर्जा, जिसको अपन बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इंपॉर्टेंट है भाई। इनको दोनों को आपको बहुत अच्छे से समझना है, तभी चैप्टर का आपको मजा आएगा भाई। स्पेशली जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको समझना तो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी समझ में आएगी ना तो यहीं से अपने को संरक्षी बल है वो समझ में आएंगे, यहीं से अपने को स्थितिज ऊर्जा और बल के बीच में जो संबंध है वो समझ में आएगा, यहीं से अपन साम्य अवस्था है वो अपन डिस्कस करेंगे, और यहीं से अपन जैसे मतलब बल से स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा से बल अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो कई सारी इंपॉर्टेंट बातें इस सेक्शन के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं, तो बिल्कुल आप अपना जो पूरा ध्यान है वो बोर्ड की तरफ रखें भाई, ठीक है ना। हम ये जो ऑनलाइन क्लासेज है इनके माध्यम से भी आपको जो ऑफलाइन वाली जो क्वालिटी है वो देने का प्रयास कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। बिल्कुल एकदम क्लास में जो टीचिंग मेथोडोलॉजी होती है वो बिल्कुल वैसी होती है जैसे हम ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाते हैं, ठीक है ना। बस इतनी सी दिक्कत है कि भी ऑफलाइन क्लास है उसके अंदर बच्चा है वो ऑन द स्पॉट टीचर के साथ में डिस्कस कर सकता है, डाउट डिस्कस कर सकता है। और यहाँ पर अगर आपको डाउट डिस्कस करना है तो जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आस्क ए डाउट नाम से एक ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन पर जाकर के आप अपने जो भी डाउट्स है ना वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अंतर तो खैर रहेगा देखो, बाकी हम हमारी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको वही क्वालिटी मिले जो ऑफलाइन क्लासेस के अंदर मिलती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो बस अब आपको अपना जो पेशेंस है, आपको अपना जो धैर्य है वो बना के रखना है, और बिल्कुल एकदम उसी जोश, जुनून और ऊर्जा के साथ में आपको बिल्कुल मेहनत करनी है, ठीक है ना। तो चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? गतिज ऊर्जा की बात करते हैं। तो क्या होती है गतिज ऊर्जा? लाइन खींच देता हूं यहां पर मैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी भी? फर्स्ट गतिज ऊर्जा
देखो कोई भी जो निकाय है वो अगर गति कर रहा है तो उसमें गति के कारण उसमें एक प्रकार की ऊर्जा निहित होती है। गति के कारण निहित ऊर्जा क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे मान के इसलिए ये अपने पास में कोई भी सिस्टम है और इसका द्रव्यमान कितना भी m है और ये इस प्रकार से v वेग से गति कर रहा है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होती है आपके पास? 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। वैसे अगर इसको सदिश रूप में लिखना चाहें तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/2 m, ये आपके पास आ जाएगा v वेक्टर डॉट है v वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं लिखना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास में क्या हो चुकी है? हाफ एम वी स्क्वायर हो चुकी है। हर किसी को मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। इसके बाद में से अगर अपन बात करते हैं इसके संवेग की बात करते हैं, संवेग P बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग होता है। ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं NLM वाले चैप्टर में, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी कितने देगी आपके पास में? 1/2 एम वी स्क्वायर, ऊपर भी m से नीचे भी m से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास में क्या हो जाएगा? m स्क्वायर वी स्क्वायर यानी एम वी का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास में? 2m हो जाएगा। अब एम वी को बेटा अपन क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगी आपके पास? P स्क्वायर बटे 2m हो जाएगी। क्या हो जाएगी? P स्क्वायर बटे 2m। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर P स्क्वायर बटे 2m, तो यहाँ से आपके पास P स्क्वायर बराबर कितना देगा? 2m। तो काइनेटिक एनर्जी इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको अपन EK लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? EK। तो यहाँ से आपके पास P बराबर क्या बन जाएगा? अंडर का 2m इंटू EK। अब वैसे तो कोई नई बात नहीं है, बट फिर भी ये दो फॉर्मूले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? P स्क्वायर बटे 2m, और P बराबर कितना होता है आपके पास? अंडर का 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे m क्या होता है? ये पार्टिकल का द्रव्यमान होता है। क्या होता है? पार्टिकल का द्रव्यमान होता है, कण का द्रव्यमान होता है। ओके, अब देवदान से बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो ये क्या होती है? सदिश राशि की अदिश राशि है। सभी प्रकार की ऊर्जाएं अदिश राशि होती है, ठीक है ना। इसके बाद इसका मात्रक वह विमा, ये सब है ना कार्य के समान। जो कार्य का मात्रक होता है ना और जो विमा होती है वही गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की मात्रक और विमा होती है। क्योंकि बेसिकली कार्य होता है वो भी एक प्रकार की एनर्जी का ही पार्ट होता है, भी एक प्रकार की एनर्जी होती है, ठीक है ना। और वैसे जो एनर्जी है वही तो कार्य में कन्वर्ट होती है। अभी मैं जैसे आपके सामने खड़ा होकर के मैं बोल रहा हूँ, मैं हिल डुल रहा हूँ, मैं चल फिर रहा हूँ, ठीक है ना। और इसके साथ साथ में मैं मेरे माइंड है उसको भी काम में ले रहा हूँ, दिमाग का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं कार्य कर रहा हूँ, तो कार्य कर रहा हूँ, ये कहाँ से आ रहा है? कार्य एनर्जी से आ रहा है। तो एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? कार्य में कन्वर्ट होती है बेटा, ठीक है ना। तो मात्रक और विमा क्या हो जाएगी? कार्य के समान हो जाएगी। और इसके बाद में जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होती है भाई? गतिज ऊर्जा अदिश राशि होती है, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब काइनेटिक एनर्जी है ये एक सापेक्ष राशि होती है। क्या होती है? सापेक्ष राशि। सापेक्ष राशि। अब सापेक्ष राशि कैसे होती है समझूंगा अभी आपको मैं। और इसके बाद नेक्स्ट देखो, काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है भाई? कभी भी नेगेटिव हो सकती है कि काइनेटिक एनर्जी? बताओ, क्या काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं। कैसे? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। मास यानी द्रव्यमान कभी भी पार्टिकल का नेगेटिव नहीं होता है। कभी आपने सुना है कि किसी भी चीज का द्रव्यमान -10 kg है? नहीं। तो द्रव्यमान कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है ना। अब वेग है वो नेगेटिव हो सकता है, वेग नेगेटिव हो सकता है, बट माइनस का अगर अपन स्क्वायर कर देंगे तो अल्टीमेटली प्लस ही आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भी? हमेशा धनात्मक होती है, हमेशा धनात्मक होती है, यानी पॉजिटिव होती है, यानी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है,
अब काइनेटिक एनर्जी उस सापेक्ष राशि कैसे है ये मैं आपको बताता हूं देखो ध्यान से। जैसे मान के चलिएगा ये कोई ग्राउंड है और इस पे कोई लड़का है, इसका नाम ए है, द्रव्यमान इसका एम है, ये इस प्रकार से वी वेग से गति कर रहा है, और ये भी कोई दूसरा लड़का है बी, ये भी इस प्रकार से वी वेग से गति कर रहा है, द्रव्यमान इसका भी एम है, और ये कोई तीसरा लड़का है सी, जिसका द्रव्यमान भी कितना है एम है, ये भी इस प्रकार से इधर की तरफ वी वेग से गति कर रहा है। तो अगर मैं बात करता हूं किसकी भाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो ए का वेग कितना भी v और b का वेग उसी दिशा में कितना भी v, तो यहाँ पे ए का b के सापेक्ष वेग कितना हो जाएगा बताओ, 0, क्योंकि दोनों का वेग एक समान दिशा में v है, तो सापेक्ष वेग कितना हो जाएगा 0, तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी आपके पास में 0। इसी प्रकार से ध्यान से देखना, देखो अगर अपन बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी बराबर, अब ए का वेग कितना भी v है और b का वेग कितना देगा v, बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ए का b के सापेक्ष वेग कितना हो जाएगा बताओ, 2v हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2v, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगी 1/2 m इंटू कितना देगा आपके पास 2v का होल स्क्वायर, ये बात होगी। तो यहाँ से अपन कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी है ना वो क्या होती है, सापेक्ष राशि होती है, क्या होती है, सापेक्ष राशि, यानी ये वेग पे डिपेंड करती है भाई। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ग्राफ्स भी अपन बना सकते हैं कि अपन जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होती है, 1/2 mv² बराबर क्या होता है आपके पास p² 2m, ठीक है ना। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी और P के बीच में ग्राफ बनाना है, M को अपन क्या कर देंगे भाई कांस्टेंट, M नियत हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी P करके डायरेक्टली समानुपाती होगी, तो P अगर 0 तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी 0, तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। अब काइनेटिक एनर्जी की घात तो कितनी भी 1 और P की घात कितनी है 2 है, तो यहाँ पे दोनों के बीच में ग्राफ कैसा बन जाएगा, पैराबोला यानी परवलयाकार बन जाएगा, ठीक है ना। और ये जो परवलय बन रहा है इसका झुकाव किसकी तरफ होगा, काइनेटिक एनर्जी की तरफ, जिसके घात कम होती है, घात कम किसकी है काइनेटिक एनर्जी की, तो ये इसकी तरफ झुक जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ये आपके पास में क्या देगा अभी m के बीच में, अब की बार p को आपने क्या कर दिया बेटा कांस्टेंट कर दिया, संवेग को आपने नियत कर दिया अभी। तो अपन जानते हैं कि p को अगर कांस्टेंट कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m हो गया, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p², काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है इस ग्राफ को अपन क्या बोल सकते हैं, आयताकार अति परवलयाकार, इस ग्राफ का नाम क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास है परवलय, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आयताकार अति परवलय। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और द्रव्यमान दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं भाई, ठीक है ना। इसके बाद में और भी अपन ग्राफ बना सकते हैं देवदान से, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का किसके सापेक्ष v के, m को अपन क्या ले रहे हैं भाई कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर कितनी हो जाएगी 1/2 mv², m को कांस्टेंट कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²,
क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर हो गया ना, तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा भाई, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। और यहाँ पे अपन लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। और ये वाला जो ग्राफ है ये भी क्या बन जाएगा आपके पास में, परवलय बन जाएगा, ठीक है ना, पैराबोला बन जाएगा। तो ध्यान से देखना, देखो बेटा एनर्जी क्या होती है ये मैंने आपको बताया। कोई भी निकाय जो कार्य करने में सक्षम है तो अपन बोलेंगे उसके पास में ऊर्जा है। बेसिकली जो ऊर्जा होती है दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा गति के कारण निहित ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा का संवेग के साथ में क्या संबंध होता है, और इसके बाद में काइनेटिक एनर्जी की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, किस प्रकार से ये सापेक्ष राशि होती है, और काइनेटिक एनर्जी का बी के सापेक्ष, काइनेटिक एनर्जी का एम के सापेक्ष, और काइनेटिक एनर्जी का वी के सापेक्ष ग्राफ कैसा होता है, ये बातें अपन ने डिस्कस की है। नोट करो इनको आप। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम आप बोर्ड पे देख सकते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय। इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। अब ध्यान से देखना, तो इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले इसके बारे में कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। ये वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ध्यान से देखना, देखो अगर ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब इवन गति की समीकरणों से जो क्वेश्चन सोल्व होते हैं, गति की पहली समीकरण से, तीसरी समीकरण से, दूसरी समीकरण से, उन क्वेश्चंस के अंदर भी आप जो कार्य ऊर्जा प्रमेय उसको आप घुसा सकते हैं। आपने विभिन्न बलों के द्वारा किया गया कार्य किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं वो तो आपने देख ही लिया कि तनाव बल का कार्य कैसे निकालते हैं, घर्षण बल का कार्य कैसे निकालते हैं, भार बल का कार्य अपन कैसे निकालते हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया बल का कार्य अपन कैसे निकालते हैं। भाई कार्य निकालना तो आपको अच्छे से आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में आपने ये भी देख लिया होगा कि अगर कोई भी बल गति की लंब दिशा में होता है तो इस स्थिति में उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, 0 होता है। ये भी आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है ना। अब ये चीज मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं बताने जा रहा हूँ कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी आपके लिए, और बहुत अच्छे से इस पे अपन क्वेश्चंस भी करेंगे। तो एकदम बिल्कुल पूरे मनोयोग के साथ में तैयार हो जाएं इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। तो ये कहता है कि किसी भी निकाय पर सभी बलों के द्वारा किया गया जो कार्य है, सभी प्रकार के बलों के द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो अपन लिख सकते हैं ध्यान से, सभी बलों द्वारा किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। अब ध्यान से देखना, देखो यहां पे वर्ड आ रहा है सभी बलों, सारे के सारे फोर्स यहां पर अपने को काउंट करने हैं भाई। तो सारे के सारे कौन कौन से हो सकते हैं भाई, ये हो सकता है भाई वर्क डन बाई इंटरनल फोर्स, आंतरिक बलों के द्वारा किया गया कार्य, प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बलों के द्वारा किया गया कार्य, प्लस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेज, संरक्षी बलों के द्वारा किया गया कार्य, प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, असंरक्षी बलों के द्वारा किया गया कार्य, बराबर क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई, या डेल्टा के लिख दो चाहिए इसको आप। और डेल्टा के बराबर क्या होता है आपके पास है, के फाइनल माइनस क्या होता है आपके पास है, के इनिशियल होता है। तो कोई भी क्वेश्चन है जिसके अंदर सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन कौन से बल लग रहे हैं, सारे के सारे बलों को आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना, बात नंबर 1। और उसके बाद में आपको क्या करना है, सारे के सारे बलों के द्वारा किया गया कार्य है वो आपको याद करना है। अगर आपने एक भी बल को भुला दिया है या एक भी बल अगर आपने मिस कर दिया, उसका कार्य अगर आपने मिस कर दिया, तो इस स्थिति में आपका आंसर डेफिनेटली गलत जाएगा बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको सारे के सारे लगने वाले बलों को आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद में उन बलों के कारण किए गए जो कार्य हैं उन कार्यों को आपको कैलकुलेट करना है, और सबके कार्य को जोड़ करके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर आपको कर देना है, ठीक है ना। तो
मैं लिख देता हूं यहां पे द्योतन से। ये क्या होता है, ये क्या चीज है, डब्ल्यू इंटरनल, ये देगा आपके पास आंतरिक बलों का कार्य। ये क्या हो जाएगा अभी, ये हो जाएगा बाह्य बलों का कार्य। ये क्या हो जाएगा अभी, ये हो जाएगा संरक्षी बलों का कार्य। और ये क्या हो जाएगा अभी, असंरक्षी बलों का कार्य। तो आंतरिक बलों का कार्य प्लस बाह्य बलों का कार्य प्लस संरक्षी बलों का कार्य प्लस असंरक्षी बलों का कार्य, सभी बलों के द्वारा किया गया कुल कार्य बराबर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। यानी अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस क्या हो जाएगी, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है भाई। और अब इसकी अपन कुछ एप्लीकेशंस है वो अपन देखते हैं देवदान से, ठीक है ना। चलो क्वेश्चंस के माध्यम से इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान, सबको आता है। यहां पे m द्रव्यमान की कोई भी एक बॉल है और इसका जो प्रारंभिक वेग है वो u बराबर कितना देगा आपके पास है 0। यहां से अपन इसको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। यहां से इसको अपन क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। थोड़ी देर बाद में ये इस धरातल से जाकर के टकराती है और यहां पे इस धरातल की जो हाइट है, इस धरातल की जो हाइट है वो कितनी देर की, तो यहां पे बेटा इस धरातल की जो हाइट है वो कितनी देर की आपको यहां से एस देर की है। तो मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि अगर इस गेंद को मैं यहां से ड्रॉप करता हूं तो ये किस वेग से धरातल से टकराती है। तो गेंद यानी बॉल का धरातल से टकराने का वेग, ठीक है, ये आपको पूछ रहा हूं भाई। अब चलो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो एक ही सेकंड में, 1 मिनट से भी कम टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो बॉल है, इस बॉल को मैंने यहाँ पे रख रखा है, इसको मैं जैसे छोड़ूंगा तो इस स्थिति में इस गेंद पे कौन कौन से फोर्स लग सकते हैं, कोई फोर्स आपको लगता हुआ दिख रहा है क्या, बताओ मेरे को। तो इस बॉल पे भार बल के अलावा कोई भी बल लगता हुआ नहीं दिख रहा। तो इस बॉल पे नीचे की तरफ केवल और केवल एक ही फोर्स लग जाएगा। कौन सा फोर्स लग जाएगा, वेट फोर्स। और वेट फोर्स कितना होता है, mg होता है। क्या होता है, mg होता है। क्योंकि ध्यान से देखना, देखो mg तो हमेशा नीचे की तरफ लगता ही है। ये किसी भी सतह को यहाँ पर टच नहीं कर रही तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं होगा। कोई भी सतह नहीं है तो घर्षण बल भी नहीं होगा। कोई रस्सी नहीं है, तनाव बल नहीं होगा। कोई स्प्रिंग नहीं है तो स्प्रिंग बल नहीं होगा। तो यहाँ पे भार बल के अलावा कोई से भी बल की पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है क्या, नहीं, ठीक है ना। अब ध्यान से, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि वर्क डन बाई mg बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया। तो बल कितना देगा बताओ, कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो बल कितना देगा mg, विस्थापन कितना देगा बताओ, यहां से लेकर के यहां तक विस्थापन कितना देगा, h देगा। अब यहाँ पे कार्य भी नीचे की तरफ और विस्थापन भी नीचे की तरफ, सॉरी बल भी नीचे की तरफ और विस्थापन भी नीचे की तरफ। तो कार्य क्या हो जाएगा आपके पास है, पॉजिटिव देगा। तो बल गुणा विस्थापन mgh, ये प्लस हो गया, बराबर 1/2। गेंद का द्रव्यमान कितना देगा, m। अंतिम वेग है आपको v, ये फाइंड आउट करना है। प्रारंभिक वेग कितना देगा आपके पास है, 0 देगा। तो यहाँ पे m से अपन क्या करेंगे, m को मार देंगे। तो यहाँ से v बराबर कितना देगा, अंडर का 2gh हो गया। ये बात होगी, कितना देगा आपके पास, अंडर का 2gh, ठीक है ना, ये बात होगी भी। और वैसे भी अपने को मालूम है कि h हेड गिरने के बाद में
कोई भी जो चीज होती है वो कितना वेग अर्जित कर लेती है, v बराबर अंडरूट 2gh, इतना वेग अर्जित कर लेती है। तो v बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, अंडरूट का 2gh। ये अपन ने मालूम कर लिया बेटा, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं दुनिया से। क्वेश्चन देखो ध्यान से, देखो कोई भी एक गेंद है, और इस गेंद का जो द्रव्यमान है इस गेंद का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास है, 2 kg। कोई भी जैसे मतलब मेटल की बनी हुई कोई बॉल है, धातु की बनी हुई कोई बॉल है, ठीक है ना। ये धरातल से है, ये 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। तो यह धरातल से पंद्रह मीटर पर सेकंड के वेग से टकराती है। वायु घर्षण का कार्य, ये आपको याद करना है बेटा। तो बात सुनना भी, क्वेश्चन क्या है, देखो यहां पर कोई भी एक गेंद है, इस गेंद को अपन क्या करते हैं, कितनी हाइट से, भाई 20 मीटर की हाइट से गिराते हैं, यानी h बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 20 मीटर हो जाएगा। अब जैसे जैसे नीचे की तरफ गिरती है तो वैसे वैसे कुछ वेग अर्जित करती है, और जब ये इस धरातल से जाकर के टकराती है तो धरातल से टकराते टाइम इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो स्पीड है, वो कितनी हो जाती है, 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो आपको वायु घर्षण का कार्य पूछा जा रहा है अभी। तो यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्लियर हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज से अपने को मालूम चल रहा है कि वायु का घर्षण है वो भी आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। तो अपन देख सकते हैं देवदान से, जैसे मतलब ये धरातल हो गया, ये गेंद हो गई, इस गेंद पे है ना कौन कौन से बल लगते हैं, अभी नीचे की तरफ तो लगता है mg, लगना ही लगना है ये तो। और इस mg की वजह से ये जो गेंद है वो नीचे की तरफ गति स्टार्ट करेगी, और जैसे नीचे की तरफ गति स्टार्ट करेगी तो घर्षण, वायु का घर्षण, घर्षण क्या होता है, एक प्रकार का विरोधी बल होता है। तो इसकी दिशा वेग की अपोजिट होती है, तो इसका वेग नीचे की तरफ, तो घर्षण बल किधर की तरफ लग जाएगा, ऊपर की तरफ लग जाएगा। तो वायु का घर्षण लग जाएगा इस प्रकार से ऊपर की तरफ, ये F लग जाएगा, ठीक है ना। फिर भी ये गेंद है वो नीचे की तरफ गिरती है, और गिरते गिरते जब यहाँ पर पहुँचती है ना तो इसका वेग कितना हो जाता है, अभी इसका वेग हो जाता है 15। इसका वेग इस प्रकार से यूं हो जाता है 15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर इसका u बराबर कितना था, 0, और ये वाली हाइट कितना जाएगी आपके पास, 20 मीटर हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी अपने को क्या करना पड़ेगा, अभी कार्य ऊर्जा प्रमेय लगानी पड़ेगी। तो कैसे लगा देंगे बताओ, एक तो वर्क डन बाई mg, और प्लस क्या देगा आपके पास, वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑफ एयर, वायु का घर्षण, बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, कितना देगा आपके पास, 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, mg नीचे की तरफ लग जाएगा कितना बताओ, mg कितना लग जाएगा नीचे की तरफ, देख सकते हैं अपन यहाँ पे गेंद का द्रव्यमान कितना है, 2, तो नीचे की तरफ कितना लग जाएगा, 20, ठीक है ना। और mgh, भाई नीचे की तरफ mg, इसका विस्थापन कितना हो जाएगा, h के बराबर, h कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो बल गुणा विस्थापन कर दिया,
अब mg की डायरेक्शन में नीचे की तरफ है और विस्थापन की डायरेक्शन में नीचे की तरफ है, इस कारण से mg के द्वारा किया गया कार्य अपन पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव हो गया। अब फ्रिक्शन, ये जो बल है, इस बल का कार्य आपको कैलकुलेट करना है। तो प्लस क्या देगा आपके पास है WF, ठीक है ना, बराबर 1/2, यहां पे m कितना देगा आपके पास है 2, और यहां पर v कितना देगा आपके पास है v, अंतिम वेग कितना देगा भी 15, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। और प्रारंभिक वेग कितना देगा आपके पास है 0 देगा, क्योंकि यहां से 0 से अपन इसको रिलीज किया है, ठीक है ना। सॉरी 1/2 m कितना लेना आपको 2 ही लेना है यार, 2 से अपन यहाँ पे 2 को कैंसिल आउट कर देंगे। तो 20 × 20 कितना देगा 400, 225 में से 400 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आपके पास WF आ जाएगा। तो WF कितना देगा बताओ 225 माइनस कितना देगा आपके पास है 400, बराबर कितना देगा आपके पास माइनस का 175 जूल। तो यहाँ पे वायु का जो घर्षण है, इसके द्वारा किया गया कार्य कितना देगा माइनस का 175 जूल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का साइन क्या बता रहा है कि वायु का घर्षण तो लगता है ऊपर की तरफ और विस्थापन होता है नीचे की तरफ। इस कारण से वायु के घर्षण के द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। और वही नेगेटिव का साइन यहाँ पे आ रहा है। एक एक चीज को अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं हो सकती, ठीक है ना। और अगर आप खुद अपने आप को कंफ्यूज करने लग गए, अपने खुद के नए फंडे आप डेवलप कर लोगे और वो फंडे आप लगाने लग गए, कई बार क्या होता है क्लास में बच्चे ऐसे पूछते हैं, ऐसे डाउट्स पूछते हैं कि सर ये आपने ऐसे ऐसे कैसे कर दिया, ठीक है ना। तो मतलब वो खुद की कंसेप्ट तैयार कर लेते हैं, जबकि हमने उनको ऐसी बात बताई नहीं। फिर मैं बोलता हूँ ये किसने बताई, कि सर आप नहीं बताइए, नहीं भाई मैंने तो नहीं बताई। वो खुद ही अपने कंसेप्ट होते हैं वो तैयार कर लेते हैं। तो आपको आपका जो टीचर जो कंसेप्ट देता है, उन्हीं कंसेप्ट्स को आप कैरी फॉरवर्ड करें भाई, उन्हीं कंसेप्ट्स को आप यूज लें। आप खुद के कंसेप्ट से वो ज़्यादा नहीं बनाए, ठीक है ना। ओके, नोट करें इन सारी चीज़ों को, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। तो बच्चों अपन पढ़ रहे हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय, और इस पर अपन एक दो अच्छे क्वेश्चन है वो अपन कर चुके हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय का कंसेप्ट क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, और एक दो अच्छे क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। इसके बाद में देखते हैं अपन देवदान से नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देवदान से ये है कि देखो यहां पर ये अपने पास है m द्रव्यमान की कोई भी एक चीज है, इसका द्रव्यमान कितना है m, और इसका प्रारंभिक वेग u बराबर कितना देखा 0। इसके बाद यहां से इसको अपन क्या करते हैं ड्रॉप करते हैं, किस साइड से ड्रॉप करते हैं भाई, h साइड से ड्रॉप करते हैं। और ये आपका धरातल हो गया, ठीक है ना। और जैसे आपको बताया कि ये धरातल से टकराती है तो कुछ वेग अर्जित कर लेती है, और उसके बाद धरातल से टकरा करके नीचे की तरफ इस धरातल के अंदर धंस जाती है, और धंस करके रुक जाती है। कितना धंस जाती है ये देखो ध्यान से, इस प्रकार से यहां तक। ये वाली डिस्टेंस कितनी देगी आपके पास x हो देगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे u बराबर 0 से इसको मैं छोड़ता हूँ, धरातल तक पहुंचते पहुंचते कुछ वेग अर्जित कर लेती है, और जैसे धरातल से टकराती है इसका मंदन स्टार्ट हो जाता है, और धरातल के अंदर x गहराई तक धंस करके इसका जो वेग होता है वो कितना हो जाता है आपके पास में 0 हो जाता है। तो आपको है ना धरातल का औसत जो प्रतिरोधी बल है वो ज्ञात करो भी। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, धरातल का औसत प्रतिरोधी बल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, चलो अपन करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो देवदान से देखो इस क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पे कार्य ऊर्जा प्रमेय की हेल्प से सोल्व करने वाला हूँ। तो इसके लिए मेरे को ये मालूम होना चाहिए कि इस पे कौन कौन से बल लग रहे हैं पूरी गति के दौरान। भाई जब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक गति करती है तब तक भाई यहाँ पे वायु की घर्षण की अपन चर्चा नहीं करेंगे,
क्योंकि वायु के घर्षण की यहाँ पे बात ही नहीं कर रहा है क्वेश्चन में। तो जैसे ये बॉल है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक गति करती है, तो इस पे केवल और केवल कौन सा फोर्स लगता है बताओ? mg फोर्स लगता है। और जब ये यहाँ से लेके यहाँ तक गति करती है तो नीचे की तरफ mg तो लग ही रहा है, इसके साथ साथ में जो धूल या मिट्टी है इसका ऊपर की तरफ, इस पे रेजिस्टिव फोर्स ऊपर की तरफ लगने लग जाएगा, अवमंदन बल है वो इस पे ऊपर की तरफ लगने लग जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो चलो करते हैं क्वेश्चन, बड़ा मजेदार है, शानदार है अभी। तो यहाँ पे इस पे केवल और केवल नीचे की तरफ क्या लगता है अभी? mg लगता है। जैसे ये यहाँ पर आती है तो वैसे अंतर्दान से नीचे की तरफ तो क्या लग रहा है? mg लग ही रहा है। ऊपर की तरफ अपना रेजिस्टिव फोर्स लगने लग जाता है, कितना भी? F लगने लग जाता है। ये F रेजिस्टिव फोर्स हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? वर्क डन बाई mg प्लस वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो mg का वर्क डन कितना देगा? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल कितना देगा आपके पास? mg। और विस्थापन कितना देगा बताओ? धरातल से ऊंचाई कितना देगी? h। और गहराई कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक संपूर्ण गति में mg तो लग ही रहा है, तो विस्थापन कितना देगा आपके पास? h प्लस x हो गया। और mg का जो वर्क डन है वो प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा, क्योंकि mg भी नीचे की तरफ और विस्थापन भी नीचे की तरफ। इसके बाद में रेजिस्टिव फोर्स की अपन बात करते हैं। तो रेजिस्टिव फोर्स कितना देगा आपके पास में? F बल। और विस्थापन कितना देगा बताओ? विस्थापन। अब यहाँ से लेके यहाँ तक तो रेजिस्टिव फोर्स लग नहीं रहा है, यहाँ से रेजिस्टिव फोर्स लगना स्टार्ट हुआ है, तो विस्थापन कितना देगा आपके पास? x हो जाएगा। और रेजिस्टिव फोर्स ऊपर की तरफ और विस्थापन नीचे की तरफ, तो माइनस का साइन आ जाएगा, बराबर। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, अंतिम वेग कितना है? 0, तो अंतिम गतिज ऊर्जा भी कितना देगी? 0। प्रारंभिक वेग कितना है? 0, तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा भी कितना देगी? 0। तो माइनस का इधर आकर के प्लस का देगा, तो यहाँ से आपके पास में देखो बच्चों, Fx बराबर क्या देगा आपके पास? mg h प्लस x। और यदि यहाँ से आपको F की कैलकुलेशन करनी है तो x का अपन इसमें भाग लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास? mg h अपॉन x अपॉन x कितना देगा? 1 प्लस क्या देगा आपके पास? h बाई x। ये आपके पास में आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। ये चीज होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये वाला क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है भाई, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अपन देख सकते हैं देवदान से। अगला क्वेश्चन ऐसे देख सकते हैं कि ये कोई भी एक सीलिंग है, छत है, यहां पे L लंबाई की रस्सी से m द्रव्यमान का कोई भी एक गोलक है, वो आपने लटका रखा है। ऊर्ध्वाधर के साथ में इसका कोण कितना देगा? 60 डिग्री। यहां पर इसका जो प्रारंभिक वेग u बराबर कितना देगा? 0 देगा। यहां से आप इसको रिलीज करते हैं, जैसे आप इसको रिलीज करते हैं तो ये नीचे की तरफ गति स्टार्ट करता है। थोड़ी देर बाद में ये यहां पर पहुंच जाता है, और यहां पर पहुंचते इसकी चाल है वो कितनी हो जाती है? v हो जाती है, v हो जाती है। तो ये v आपको कैलकुलेट करता है अभी। तो अपन बात करते हैं ऊर्ध्वाधर स्थिति में v ज्ञात करो। इस क्वेश्चन के बाद में आज का लेक्चर अपन एंड कर देंगे बेटा। तो ऊर्ध्वाधर स्थिति में v ज्ञात करो, तो ये देखो ध्यान से। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस गोलक पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ठीक है ना। तो द्रव्यमान कितना भी m है, तो नीचे की तरफ क्या लग जाएगा आपके पास? mg। ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ, और इसके अंदर इधर की तरफ टेंशन लग जाएगा आपके पास है t। रस्सी है तो टेंशन लगेगा, mg लगना ही है। कहीं पे टच नहीं करा तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं होगा, स्प्रिंग फोर्स नहीं लगेगा, और घर्षण नहीं है तो घर्षण बल नहीं लगेगा। इसके अलावा यहाँ पे मेरे को कोई भी बल लगता हुआ नहीं दिख रहा, और वायु के घर्षण की यहाँ पे बात नहीं कर रहा, तो उसकी अपन यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे।
अब व्यवधान से तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे व्यवधान से, वर्क डन बाई mg प्लस क्या देगा आपके पास वर्क डन बाई टेंशन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब mg है, mg की डायरेक्शन किधर की तरफ हो जाएगी, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ। तो mg का वर्क डन कितना देगा आपके पास mg, ये बल हो गया इनटू विस्थापन। अब हालांकि जो बॉल है वो बॉल तो यहां से चल करके यहां तक आ रही है, इसका एक्चुअल विस्थापन तो ये हो जाएगा, बट यहाँ पे जो mg है वो किधर की तरफ लग रहा है, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ लग रहा है। तो आपको ऊर्ध्वाधर विस्थापन देखना है। तो बॉल है पहले तो किस तल पर थी, इस तल पर, और अब इस तल पर आ गई, तो ऊर्ध्वाधर विस्थापन आपके पास है यही हो जाएगा भाई, ये h हो जाएगा h। तो ये अपन कैसे निकाल सकते हैं, ये कितना हो गया आपके पास l हो गया, तो ये कितना देगा आपके पास l cos 60, और l cos 60 कितना देगा आपके पास l/2 हो गया। यहां से लेकर के यहां तक की कुल लंबाई भी कितना देगी आपके पास l, और इसको आपने क्या लिख दिया भाई, यहां से लेकर के यहां तक l/2, तो h भी कितना देगा आपके पास l/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बल गुणा विस्थापन, विस्थापन कितना देगा आपके पास l/2, ऊर्ध्वाधर विस्थापन आपको लेना है, और प्लस देखो ये गति करेगा इस प्रकार से इधर की तरफ, तनाव लग रहा है इधर की तरफ। अब तनाव बल गति के लंबवत लग रहा है, टेंशन फोर्स है वो यहाँ पे गति के लंबवत लग रहा है, इस कारण से तनाव बल का जो कार्य है वो कितना हो जाएगा 0। तो तनाव बल का कार्य कितना देगा 0 बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 1/2 m, अंतिम वेग कितना देगा v, प्रारंभिक वेग कितना देगा आपके पास है 0। तो यहाँ पे 2 से अपन 2 को काट देंगे, तो यहाँ से आपके पास में v बराबर कितना देगा अंडर का g इंटू h, ये बात होगी। तो ये दोनों क्वेश्चंस फिनिश हो गए, और इन दोनों क्वेश्चंस के साथ में आज का लेक्चर भी फिनिश हो गया। और अगले लेक्चर पर अपन जो वर्क एनर्जी थ्योरम है इस पर आधारित और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो अपन करेंगे। तो अगले लेक्चर पर वर्क एनर्जी थ्योरम इसको आप अच्छे से एकदम बिल्कुल माइंड के अंदर फिट करके आना, सेट करके आना, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।